नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते नेपाल के कदमों की। 80% हिंदू आबादी वाला नेपाल 2015 तक हिंदू राष्ट्र ही था, लेकिन 2008 में राजशाही के खात्मे के साथ नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बनाने वालों की ताकत बढ़ती चली गई और 2015 में नए धर्मनिरपेक्ष संविधान के निर्माण के साथ ही विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र चीन के दबाव में धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। विरोध उस समय भी हुआ था और विरोध आज भी हो रहा है, लेकिन आज विरोध तेज है और नेपाल का जनमानस हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर एकजुट हो रहा है। हर राजनीतिक पार्टी में मौजूद हिंदू राष्ट्र के समर्थक आगे आ रहे हैं। कल नेपाल के पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रेम अले ने सार्वजनिक मंच से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, जिसके बाद से इस आंदोलन को और भी बल मिल रहा है और इस आंदोलन को चलाने वाले संगठन और लोग उत्साहित दिख रहे हैं। भारत और नेपाल दोनों देश की जनता इसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नेपाल के पर्यटन और संस्कृति मंत्री नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान के बाद से ऐसा लग रहा है कि नेपाल भारत से पहले ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आज अपने मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के रास्ते में क्या क्या अड़चने हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, नेपाल को अपना पुराना हिंदू राष्ट्र वाला स्टेटस पाने में और कितना समय लगेगा, और सबसे अहम कि नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित करवाने वालों का असली लक्ष्य क्या, नेपाल को मुस्लिम देश बनाना है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे नेपाल मामलों के जानकार महेश अग्रवाल जी और उसके अलावा विश्व हिंदू परिषद नेपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे जितेंद्र सिंह। इनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट और एक बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उसके बाद जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री नेपाल ने जो कहा है वो भी आपको दिखाएंगे टेक्स्ट बाइट के जरिए। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। जब इस्लामिक और ईसाई देश घोषित हो सकते हैं तो आखिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? आज यह बात हम नहीं बल्कि हमारा सबसे करीबी देश नेपाल कह रहा है। हाल ही में नेपाली पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रेम अले ने काठमांडू में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की बैठक में नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। वर्ष 2006 के जन आंदोलन में राजशाही को खत्म किए जाने के बाद नेपाल को 2008 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी वर्ष 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था। वहीं अगर जनसंख्या के अनुसार बात की जाए तो नेपाल की आबादी में 80% हिंदू और 4% मुस्लिम है। नेपाल में हुई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी 2 करोड़ 80 लाख के करीब है। इनमें से 80% से अधिक हिंदू हैं। मुसलमानों की आबादी करीब 10 लाख है, यानी कुल आबादी का तकरीबन 4%। तकरीबन 1 दशक तक नेपाल में कम्युनिस्ट माओवादी उग्रवाद अपने चरम पर था, जिसके कारण 2008 में रक्तपात हुआ, जिसके बाद राजशाही की समाप्ति की गई। वर्षों के राजनीतिक उथल-पुथल और संघर्ष के बाद 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया, जिसमें दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया। आपको बता दें कि यह फैसला जनता का नहीं बल्कि चीन के दबाव में मुट्ठी भर माओवादियों ने किया था, जिसका विरोध उसी समय से शुरू हो गया था और आज ये विरोध मुखर होने लगा है, जिसके कारण आज नेपाल के मंत्री प्रेम अले तक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाने का संघर्ष नेपाल जो है 2008 से ही कर रहा है, जब से हिंदू राष्ट्र को बदल के 2015 में नए संविधान में को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। लगातार वहां पर जो संगठन है वो काम कर रहे हैं और अपना संघर्ष जारी रखे हुए, लेकिन कल पर्यटन मंत्री ने जो कहा, पर्यटन और संस्कृति मंत्री नेपाल के जो कहा, उसके बाद से लोगों का बल, लोगों का उत्साह जो है और भी बड़ा हो गया। एक बार देखते हैं क्या कहा उन्होंने। टेक्स्ट बाइट हम आपको दिखाते हैं क्या कहा है नेपाल के प्रेम अले, जो कि पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं नेपाल में। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है, लेकिन अगर बहुसंख्यक आबादी हिंदू राज्य के पक्ष में है तो जनमत संग्रह के माध्यम से नेपाल को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जाता है। ये बहुत ही उत्साहवर्धक बात है वैसे लोगों के लिए क्योंकि सरकार में शामिल हैं और पर्यटन मंत्री पर्यटन और संस्कृति मंत्री है प्रेम अले नेपाल। वरिष्ठ
मंत्री हैं और इनके इस बयान के बाद से एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है और कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि नेपाल जल्द ही जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ महेश अग्रवाल जी हैं, नेपाल मामलों के जानकार, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी हैं, विश्व हिंदू परिषद नेपाल से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों मेहमान अगर जुड़ गए हैं तो दोनों मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले जो चर्चा की शुरुआत है मैं महेश अग्रवाल जी से करना चाहूँगा। क्या आवाज़ मिल रही है आपको? महेश जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल। महेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और इससे पहले भी जब हमारी मुलाकात हुई थी प्रोग्राम के जरिए तो इसी मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे और आज करीब 1 साल का वक्त बीत चुका है और 1 साल के बीच में जो डेवलपमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट काफ़ी उत्साहजनक है और वैसे लोगों को ये और भी ज़्यादा उत्साह प्रदान करेगा जो इस संघर्ष में लगे हुए थे कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र फिर से घोषित करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो पर्यटन मंत्री का जो स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो लड़ाई है, क्या आपको लगता है कि यह जो स्टेटमेंट है वो उस दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम है? नमस्कार। नमस्कार। ये जो अले साहब ने कहा है जी, ये जनता की जो चाहना है, जनता जो चाहती है उसको उन्होंने व्यक्त किया है। विगत 1 साल में नेपाल के लोगों को अब समझ में बात आ रही है कि डेमोग्राफी चेंज होने का क्या असर होने वाला है जी। और हाल में जो कश्मीर फाइल एक फिल्म आई अपनी जी, उसका नेपाल में भी प्रदर्शन हुआ, तो डेमोग्राफी चेंज से नेपाल के सार्वभौमिकता में क्या असर आएगा इसकी समझ अब लोगों को हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों की नस पकड़ के अब अले साहब जो हैं, आपके जो नेपाल के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं जी, सामने चुनाव भी है नेपाल में, बिल्कुल। और जनता जो चाहती है वही उनके जुबान से निकली हुई बात है। बिल्कुल। तो अब हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो यहां से प्रयास करते हैं या नेपाल में जो हमारे हिंदू संगठन लगे हुए हैं, हमारे जितेंद्र जी लगे हुए हैं जी, तो अब ये रास्ता कुछ अब सहज दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी लड़ाई बहुत लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। कारण है कि एक विश्व की तीसरी शक्ति है बिल्कुल, जो यह चाहती है कि नेपाल कभी भी भारत के पक्ष में न रहे और नेपाल डिस्टर्ब रहे, बिल्कुल। पाकिस्तान की तरह यूज करके रसिया को बर्बाद किया जाए, ऐसी चाहना कुछ लोगों की है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी ये पसंद पूरी होने वाली नहीं है। बिल्कुल। अब मैं से भी आपने कहा कि जनता, चूंकि चुनाव है और जनता जो चाहती है वो नेता भी समझते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी समझती है, इसलिए जनता की मन की बात को प्रेम आले साहब ने जो है ये कहा है अपने स्टेटमेंट के जरिए। लेकिन मैं जानना चाहूँगा जितेंद्र जी, मैं आपसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि 2015 में जब संविधान बनाया गया था तो क्या संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए जनता से पूछा गया था? क्या जनता से का मत लिया गया था? क्या कोई सर्वे हुआ था? क्या जो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाया, क्या वो पोल में घोषणा करके गए थे कि अगर जीत के आएंगे तो धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे? जितेंद्र जी। धन्यवाद जी मुकेश जी। असल में नेपाल को जब धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया, उससे पहले नेपाल में ये धर्म के विषय में कोई वैसा पॉलिटिकली चर्चा ही नहीं था। बिल्कुल। बस अब तंत्र में कोई फेरबदल उतार चढ़ाव होती है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष या सापेक्षता के विषय में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं किया गया था, और जिसके कारण से आज ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर नेपाल और 3 करोड़ नेपाली के बीच में फंस चुके हैं ये लोग। बिल्कुल। इसलिए अपना जो स्टेटमेंट है वो अपने मतलब पॉलिटिकली रोटी सेकने के लिए अपने हिसाब से कर रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज मैं और जानना चाहूँगा आपसे, महेश जी और जितेंद्र जी, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के पहले आप जैसा कि अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि लोगों में उस तरीके के लिए रिलीजियस कंससनेस नहीं थी, वो ये नहीं समझते थे, ये नहीं सोचते थे कि ये हिंदू राष्ट्र है तो इसका कितना महत्व है, अगर ये तमगा जो है और ये स्टेटस अगर छिन गया नेपाल से तो इसका कितना नुकसान होगा, ये धर्मनिरपेक्ष घोषित करने से पहले वो नहीं समझते थे। लेकिन जब धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया 2015 में और उसके बाद से जिस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से मुस्लिम आबादियों का वहां पर जो है इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और वहां के धार्मिक परिसर में मंदिरों में भी जिस तरीके से मुसलमानों का जो आगमन हुआ और जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज, लव जिहाद, कन्वर्जन, ये सारी चीजें जब खेल वहां पे शुरू हुई तब शायद नेपाल के लोगों को यह पता चला कि हमने क्या गलती कर दी और या क्या हमसे छीन लिया गया है। क्या आपको लगता है कि इस स्टेटस को या यह जो मन स्थिति अभी लोगों में बनी है ये पहले नहीं थी और मेरे ख्याल से ये झटका लगना नेपाल की जनता के लिए जरूरी था अपने धर्म को पहचानने के लिए? ऐसा है जी, नेपाल सदियों से कभी गुलाम नहीं रहा है। बिल्कुल। और नेपाल में कभी इन्वेडर्स नहीं आए। नेपाल के शिक्षा के पाठ्यक्रम में कहीं इन्वेडर की चर्चा नहीं है, बिल्कुल। तो उसका दर्द उनको मालूम नहीं है। और नेपाल की जनता बड़ी भोली भाली है, जो पहाड़ में रहने वाली जनता है बड़ी भोली भाली है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको डेमोग्राफी चेंज और इन्वेडर्स आएंगे और उनसे क्या तकलीफ होगी उनको समझ ही नहीं है। अब जो परिस्थितियां बन रही है, जगह जगह पर उनसे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे हिंदू पर्वों में जगह जगह पर जो घटनाएं घट रही हैं, बिल्कुल, और जो परेशानियां पैदा हुई है हाल के दिनों में सामाजिक स्तर पर, बिल्कुल, बहुत से लव जिहाद करने के बाद उन बच्चियों के साथ जो दुराचार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, हत्याएं भी हुई हैं, तो हत्याएं हुई है जी। तो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में ये बात आ रही है कि अरे हम लोग तो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक कानूनी एक अमली जामा पहनाना जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र हो और यहाँ धर्मांतरण पर रोक लगे, लव जिहाद पर रोक लगे। बिल्कुल। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जो नागरिकता कानून है वहां का, जी, तो वहां के नागरिकता कानून में आज के तारीख में मुस्लिम बंधुओं को नागरिकता बड़ी आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो कानून कहता है कि वो कितने दिन के रहने वाले हैं नेपाल में। बिल्कुल। तो उनका पड़ोसी जो है बाहरी एक मुसलमान को भी वो अपना बेटा बना लेता है। बिल्कुल, और इसी का फायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी का फायदा वो उठा रहे हैं। और ये बात आज मैं प्रधानमंत्री नेपाल के आए हुए देउबा जी, अगर उनको ये सूचना आपके माध्यम से मिलती है तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं जी, मैं उनसे मांग करता हूं कि वो प्रत्येक जिला के सीडीओ ऑफिस में जारी की जाने वाली नागरिकता प्रमाण पत्र की संख्या वो टटोले कि कितने लोगों को दी जा रही है और कैसे लोगों को नागरिकता मिल रही। बिल्कुल। और आने वाले समय में वो कितना बड़ा खतरा बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अहम मुद्दा आपने उठाया है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और आगे हम इस पे चर्चा भी करेंगे। जितेंद्र जी, मैं आपसे एक जानना चाहता हूं और आपसे भी ये सवाल है मेरा, जो अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी नेपाल में एक्टिव है, खासतौर पे जो कांग्रेस वहाँ की नेपाली कांग्रेस और माओवाद में कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं और उनका तर्क है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस आर्गुमेंट के आधार पे या किस तर्क के आधार पे ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है तो लोकतंत्र पे खतरा आएगा। भाई, जहां इस्लामिक कंट्री है वहां पर तो लोकतंत्र को खतरा नहीं है, जहां हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो लोकतंत्र पे कौन सा खतरा आ जाएगा? जितेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि जो नेपाल की जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी सत्ता में है, जिनके हाथ में अभी शक्ति है, वहां पर सत्ता जो संचालित कर रहे हैं, क्या उनको बाहर से गाइड किया जा रहा है, क्या उनको बाहर से नियंत्रित किया जा रहा है, जो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, फिर से नेपाल को पुराना स्टेटस अगर मिल गया हिंदू राष्ट्र का, तो लोकतंत्र जो है वो खतरे में रहेगा? उनका तर्क ये है कि हिंदू राष्ट्र जब तक था तब तक यहां पर राजशाही थी, लोकतंत्र नहीं था। तो ये जो इसका फायदा उठाया जा रहा है, इसके बारे में कौन सा तर्क है, कौन सी काट है? जनता अगर ये सवाल पूछती है तो क्या जवाब देते हैं आप, जितेंद्र जी? सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र और हिंदू राष्ट्र एक दूसरे के परिपूरक मैं देखता हूं। बिल्कुल। रियल लोकतंत्र ही हिंदू राष्ट्र नेपाल है। बिल्कुल। आज के डेट में नेपाल में तराई की सीमा क्षेत्र से इस्लामीकरण और पहाड़
पहाड़ी क्षेत्र में जो ईसाईकरण की जो वेग बढ़ रही है नेपाल में, ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए ही नहीं, भारत और नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा का संकेत है। बिल्कुल। और लोकतंत्र, वास्तव में कहा जाए, लोकतंत्र तो हिंदू राष्ट्र से मजबूत होगा। इसलिए मजबूत होगा कि नेपाल और नेपाली की जो बहुसंख्यक नेपालियों की जो एक धर्म संस्कृति है, उस धर्म संस्कृति को जब तक हम लोग मजबूत करके नहीं रखेंगे तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा। बिल्कुल। नेपाल तब तक हम लोग पीड़ित रहेंगे जब तक यहाँ पे धर्म निरपेक्षता रहेगी। रह गई बात यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के विषय में, आपने बताया है, तो हर पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी हैं। कम्युनिस्ट में भी बहुत कुछ अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, यहाँ मधेशवादी एक क्षेत्रीय पार्टी है उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई स्टेटमेंट भी देते हैं तो किसी के इशारे पर देते हैं। बिल्कुल। किसी के इशारे पर उनके, मतलब जब पॉकेट खर्च का सवाल आता है तो पॉकेट खर्च पूरा करने के लिए हिंदू विरोधी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया जाता है। कुछ वैसे यहाँ पे प्लान्ड वे में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज में यहाँ पे रखा गया है। कुछ लीडरों को ये दुर्भाग्य है, नेपाल और नेपाली के लिए दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है और इस देश को ही यदि सुरक्षित रखना है, नेपाल और नेपाली को सुरक्षित रखना है, तो हिंदू राष्ट्र तो इस देश का एक पहचान है, एक गरिमा है। बिल्कुल। क्योंकि ये देश पशुपतिनाथ की देश है, जनक जननी माता सीता की देश है, विरकुटी की देश है, भगवान गौतम बुद्ध का देश है। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर और भी आता है, जैसे अभी जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री का जो बयान है, उन्होंने बात की है जनमत संग्रह की, कि हिंदू राष्ट्र पे जनमत संग्रह किया जाए। क्या आप लोग नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ करके सत्ता हासिल करती है, क्या आप पॉलिटिकल पार्टी पे ये दबाव बना रहे हैं कि आप अपने पोल एजेंडे में इस बात को रखिए और इस बात में चुनाव क्यों नहीं लड़ते? इसको अगर राजनीतिक पार्टियां इसको अपने पोल एजेंडे में रखें कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें अगर जीत के आना है, हमें अगर आप जिताते हैं तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या पॉलिटिकल पार्टी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही है जनमत संग्रह और पॉलिटिकल एजेंडा घोषणा पत्र में ये डाल करके? क्या डिफरेंस, क्या आपको लगता है कि अभी भी जो नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें विदेशी प्रभुत्व, खासतौर पर चाइना का दबाव इतना है कि वो पॉलिटिकली इस बात को अपने चुनावी घोषणा पत्र में डाल नहीं पा रहे हैं और जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकली कहा जाए तो कोई पार्टी नेपाल में हिंदू प्रो पार्टी नहीं है। हिंदू राष्ट्र का बात तो करते हैं, लेकिन जहां मजबूती के साथ, जहां पार्टी की एजेंडा में पार्टी के जो घोषणा पत्र है उसमें जो रखने की बात है, वहां सब लोग अपना अपना ये मतलब अपना साइड लेने लगते हैं। इसलिए कोई पार्टी यहाँ पे हिंदू राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए काम करने वाली कोई यहाँ पे पार्टी नहीं है, जिसके कारण से आज यहाँ के हिंदू बहुसंख्यक हिंदू समाज एक बिल्कुल बिल्कुल, जो यही शंका मेरे भी मन में थी। महेश जी, क्या आपको लगता है कि जो विश्व हिंदू परिषद है, जितेंद्र सिंह जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है विश्व हिंदू परिषद या दूसरे जो जनतांत्रिक संगठन हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, क्या उनको एक पॉलिटिकल फोर्स बन के भी उभरना चाहिए? अगर 80% जनता वहाँ पर हिंदू है और वो अगर चाहती है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने और कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके इस स्टेटमेंट को इंडोर्स नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं विश्व हिंदू परिषद या दूसरे जनतांत्रिक संगठन जो इसके लिए संघर्ष कर वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में चुनाव में उतरती है इस एजेंडे के साथ? नहीं, ऐसा है जी महेश जी। पहले मैं आपके पुराने प्रश्न में दो बात रखना चाहता हूं जो जितेंद्र जी ने जवाब दिया। जी जी, मैं वैसे पॉलिटिकल लोगों से जो ये बात कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होने से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि विश्व में कोई ऐसा देश बताएं जो धर्मनिरपेक्ष हो, जिसके संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा हो। भारत और नेपाल को छोड़कर कोई ऐसा राष्ट्र पूरे विश्व में बता दे। बिल्कुल। दूसरी बात, जहां पे लोकतंत्र है और जहां इस्लामिक राष्ट्र है वहां लोकतंत्र की क्या हालत है वो देखें, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या और अन्य देश हो। बिल्कुल। तो ये सवाल वो उठाना बंद करें पहले तो।
जहां तक हिंदू पार्टी की बात है, कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल अपने एजेंडे में, अपने मैनिफेस्टो में ये लिखे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए अभी 5 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। नेपाल के पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ी डिमेरिट है कि राइट विंग वहां पर आज तक तैयार नहीं हुआ है। बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। विश्व में बाइपोलर, पूरे विश्व में बाइपोलर होता है, लेफ्ट विंग और राइट विंग। बिल्कुल, लेकिन तो नेपाल के पॉलिटिक्स में राइट विंग अभी तक तैयार नहीं हुआ। और अगर कांग्रेस को हम थोड़ा राइट विंग भी मानते हैं तो वो पेंडुलम की तरह कभी लेफ्ट हो जाता है, कभी राइट हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास आज समय की कमी है महेश जी, इसलिए मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा कि आपने कहा कि 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भी और वक्त लगेगा। हालांकि स्टार्टिंग जो है वो इस पर्यटन मंत्री के इस बयान से हम कह सकते हैं कि थोड़ा बल मिला है, लेकिन अभी टाइम लगेगा आपके हिसाब से। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैंने ये कहा कि राइट विंग बेस्ड एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां खड़े करने में 5 साल का समय लगेगा। बिल्कुल, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनानी अब मजबूरी हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है कि आने वाले समय में हम लोग को सहूलियत होगी और हम लोग नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में हम लोग देख सकेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश अग्रवाल जी। आपका, जितेंद्र सिंह आपका, नेपाल से आप जुड़े और अपना समय हमें दिया। और हिंदू राष्ट्र पे ये जो चर्चा शुरू हुई है नेपाल में, हालांकि भारत में भी चर्चा शुरू है और भारत के लोग भी संघर्ष कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को बनाने में, और हम लोग भी लगातार इसमें लगे हुए हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन जिस तरीके से पर्यटन मंत्री का स्टेटमेंट नेपाल के आया है, ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी भी वहाँ पर अब इसमें सक्रिय हुई है और जनता के दबाव के आगे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने पोल एजेंडा में इसे शामिल करे, इस बात का इंतजार रहेगा, क्योंकि चुनाव जो है अगले ही साल वहां पे होने वाले हैं। और कौन सी पार्टी इस एजेंडे को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करती है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि नेपाल कितनी जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तब इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट जरूर लिखें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि प्रखर राष्ट्रवाद की हर खबर आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।